मणिकर्णिका का आज का एपिसोड अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही कई रोचक घटनाओं से भरा हुआ है। इसे देखते हुए आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि ये किसी फिल्मी प्रसंगों की तरह चल रहा है। एपिसोड थोड़ा लंबा होगा जिसे मैं जल्दी जल्दी पढ़ूंगी, लेकिन आपको ऐसा आभास होगा जैसे सब कुछ एक चलचित्र की तरह आपकी आंखों के सामने घटित हो रहा है। इसीलिए अंत तक बने रहे। एपिसोड को तोड़कर बनाने में उसकी रोचकता और महत्व दोनों कम हो जाने का डर है, इसलिए मैं इसे एक साथ बनाऊंगी। चलिए मेरे साथ। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हुल जौहार। वापस बीएचयू में देखें तो वहां की राजनीति में एक बड़ा उबाल आ गया था। कारण यह था कि उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री चरण सिंह ने प्रदेश भर के कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों के छात्र संघों पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये घटना तुरंत डबल सिंह जी के पिस्तौल तान देने वाली घटना के बाद की है। यद्यपि बीएचयू पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, क्योंकि वह सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी। फिर भी वहां के छात्र संघ बहाल किए जाने की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए थे। इस हड़ताल में कम्युनिस्ट पार्टी के छात्र भी शामिल हो गए थे। छात्रों की हड़ताल पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में फैल गई थी। इसी आंदोलन के दौरान मुझे 10 अगस्त 1970 को शांति भंग की आशंका वाली धारा के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। मुझे चौकाघाट जेल में बंद कर दिया गया। उस समय जेल में मेरे साथ 2 अन्य छात्र नेता आनंद कुमार तथा गोपाल त्रिपाठी ऐसे व्यक्ति थे जिनकी स्नातक की फाइनल परीक्षाएं होने वाली थी। चरण सिंह ने एक आदेश, प्रिजन नो पिकनिक प्लेस अर्थात जेल वन विहार नहीं है, जारी करके हमें जेल की परीक्षा देने से रोक दिया था। तो अब यहां से जितने भी प्रसंग हैं वे जेल की डायरी जैसे आपको लगेंगे। ऐसा लगेगा जैसे कभी स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जेल के विवरण लिखे थे और उसे किसी ने फिल्मों में प्रसंगों सहित पिरो दिया हो। बिल्कुल घटनाक्रम ऐसे ही चलेंगे। चलिए, अतः वे सारा साल बर्बाद हो गया था। जहां तक गिरफ्तारी का सवाल है, 10 अगस्त 1970 को हमें रात भर भीलुपुर थाने में ही रखा गया था। कारण यह था कि जेल भेजने से पहले कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। थाने वाले कोर्ट में हमें नहीं प्रस्तुत कर पाए। एज यूजुअल लेट लतीफी, अतः रात थाने में ही बितानी पड़ी। थानेदार इंद्रजीत सिंह ने हमें बताया कि कानून के तहत एक हवालाती को रात के भोजन के लिए सिर्फ 40 पैसे का प्रावधान है। आगे उन्होंने कहा, आप लोग बताइए क्या खाएंगे। इस पर हम चौंक गए। थानेदार साहब ने फिर सफाई दी कि धनराशि 1864 में अंग्रेजों द्वारा किसी एक्ट के तहत निर्धारित की गई थी। एक क्षण के लिए मुझे लगा कि मैं उसी जमाने का कैदी हूं। मेरे सामने यकायक 1857 के गदर की पूरी पृष्ठभूमि गुजरने लगी। कितनी खूबसूरती से समसामयिक परिस्थितियों को इतिहास की परिस्थितियों से जोड़कर तुलसीराम जी ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है कि जैसे उस जमाने में विद्रोह कुचलने के लिए कैदियों के साथ जिस तरह का बर्ताव किया जाता रहा होगा, वैसी ही आशंका तुलसीराम जी के मन में डर के साथ समाने लगी है। आगे सुनिए विवरण। बहुत से विवरण ऐसे हैं, यूं तो कोई नई बात नहीं है, फिल्मों में अमूमन इस तरह का हम प्रसंगों में देखते ही हैं, लेकिन यहां पर इसकी पुष्टि कर रहे हैं अपनी आत्मकथा के जरिए तुलसीराम जी। तो इससे पता चलता है कि फिल्मों में दिखाए जाने वाले सभी प्रसंग जो हैं वो मन घड़ंग नहीं होते, उनमें काफी हद तक सच्चाई भी बयां की जाती है। थानेदार साहब ने विनम्रता पूर्वक उस 40 पैसे में रात को डोसा खिलाया। उस दिन समरेंद्र घोष, जो बनारस के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसएसपी थे, वे मुझे लंका त्रिमुहानी से गिरफ्तार कर अपनी जीप में बैठाकर भेलुपुर थाने ले गए। रास्ते में घोष साहब ने मुझे उपदेश देने की मुद्रा में पढ़ाई लिखाई में ध्यान देने की बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि अच्छी तरह पढ़िएगा लिखिएगा तो सरकार स्कॉलरशिप देगी। राजनीति से कुछ नहीं होता, माफ कीजिएगा, अभी तक हालत संभलने में नहीं आ रही है। तो ये बिल्कुल वैसा ही सुझाव था जैसे इनके दोस्त नंदूराम, जो बीएचयू के पहले अंबेडकरवादी, जिन्हें तुलसीराम जी ने कहा था।
उस समय मुझे एसएसपी साहब की बातें बिल्कुल बहुत खराब लगी थी। खैर, जब दूसरे दिन थाने वाले मजिस्ट्रेट के सामने मुझे पेश किया तो उन्होंने जेल में अनिश्चित काल के लिए भेजने का फैसला सुनाया। इस तरह मैं 11 अगस्त 1970 को चौका घाट जेल में बंद हो गया। जेल में पहुंचते ही मुझे सभा भवन में रखा गया। सभा भवन एक छोटा सा हॉल था जिसमें स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बंद स्वतंत्रता सेनानी अपनी सभा किया करते थे, इसलिए उस हॉल का नाम सभा भवन पड़ा था। अतः सभा भवन में सामान्य राजनीतिक बंदियों को रखा जाता था। सभा भवन के बगल में एक छोटी सी चहारदीवारी थी जिसमें एक छोटा सा फाटक था जिससे आपराधिक किस्म के कैदियों को इधर उधर ले जाया जाता था। मैं उस फाटक से अंदर जाने के लिए वहीं खड़ा हो गया क्योंकि ऐसे कैदियों का एक बड़ा झुंड एक पक्का के नेतृत्व में काम कराने के लिए वहीं से गुजर रहा था। आगे वे ब्यौरा देते हैं कि आखिर ये पक्का कौन सी पोस्ट होती है जेल में। यद्यपि मैं फाटक से बिल्कुल हटकर खड़ा था, किंतु एक अपराधी कैदी ने जानबूझकर अपने पैर से मेरे पैर को बुरी तरह कुचल दिया। इस पर मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि देखते नहीं हो क्या। इतना सुनते ही उस कैदी ने तड़ातड़ मुझे 3-4 चांटे लगा दिए। मैं एकदम सन्न हो गया, मैं एकदम डर गया था। पक्का जेल एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, तो आखिर ये पक्का की पोस्ट क्या होती है और ये किन लोगों को दी जाती है, आगे इसका वे ब्यौरा दे रहे हैं और ये किसी फिल्मी प्रसंग से एकदम मेल खाता है। जेल में अनेक बैरकें होती हैं। हर बैरक में जेल प्रशासन एक पक्का नियुक्त करता है। यह पक्का कोई और व्यक्ति नहीं बल्कि उस बैरक का सबसे ज्यादा खूंखार कैदी होता है जो प्राय मर्डर का अभियुक्त होता था। यह कैदी अपने बैरक के सारे कैदियों पर तगड़ी निगाह रखता था। इस तरह से वह जेल अधिकारियों के लिए जासूसी का काम भी करता था। कैदियों के छोटे मोटे विद्रोह को वह स्वयं कुचल देता था, क्योंकि पहले ही जिक्र हो गया सबसे खूंखार होता था। वह सारी रात हर घंटे कैदियों की गिनती करके सीटी बजाते हुए जोर जोर से चिल्लाकर कहता, बैरक नंबर फला फला में सब कुछ ठीक ठाक है। सब कुछ ठीक ठाक का मतलब होता था कि कैदियों की गिनती सही है। इन सारी जिम्मेदारी निभाने वाले व्यक्ति को जेल में पक्का कहा जाता था। इन्हीं दिनों उत्तर प्रदेश में कम्युनिस्ट पार्टियों तथा सोशलिस्ट पार्टी आदि के द्वारा भूमि हड़पों आंदोलन चलाया जा रहा था। अतः छात्रों के साथ अनेक पार्टी कार्यकर्ता भी जेल में बंद थे। तो जिन लोगों को लोहियावाद क्या था और दूसरी चीजें क्या थी और उस समय की 1970 के दशक के आसपास की राजनीति कहां घूम रही थी और किस किस तरह से करवट ले रही थी, उन सब चीजों का ब्यौरा इस आत्मकथा में भरपूर पढ़ने को मिलेगा और इन प्रसंगों में भी है, तो जिससे हम मौजूदा राजनीति और अपने देश का राजनीतिक इतिहास भी जान सकते हैं, समझ सकते हैं। उन्हीं दिनों उत्तर प्रदेश कम्युनिस्ट पार्टियों तथा सोशलिस्ट पार्टी द्वारा भूमि हड़पों आंदोलन चलाया जा रहा था। अतः छात्रों के साथ अनेक पार्टी कार्यकर्ता भी जेल में बंद थे। प्रसिद्ध समाजवादी नेता मधुलिमय भी चौका घाट जेल में बंद थे। एक दिन बाद राजनारायण भी जेल में आ गए। अतः सभा भवन का वातावरण एकदम राजनीतिमय हो गया था। शुरू में हमें जेल के सामूहिक मेस से खाने में 2 बड़ी बड़ी रोटियां, साग और पानी जैसी पतली दाल मिलती थी। एक खास बात यह थी कि जेल मेस के इंचार्ज भारतीय रेल के गार्ड थे जो किसी की हत्या कर देने के बाद आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे थे। वहां रोटी बनाने का तरीका बहुत विचित्र था। एक चौकोर सीमेंटेड हौज बना हुआ था जिसमें कई बोरे आटा डाल दिया जाता था। इसके बाद नलके में बंधे पाइप द्वारा पानी गिरता रहता था। फिर 4 कैदी नंगे पांव जोर की छलांग लगाकर आटे को पैर से मारते रहते थे। इस तरह करीब 40-45 मिनट के बाद वह आटा सनकर तैयार होता था। फिर बड़े चूल्हे के पास लोहे की मोटी चादर वाली एक लंबी चौड़ी चौकी बिछी रहती थी जिस पर 3-4 किलो आटा का लोंदा रख दिया जाता। फिर उस पर एक लंबे मुदगल जैसे वजनी बेलन चलाकर चारों तरफ फैला दिया जाता। फिर एक बड़े आंखा जैसे रोटी काटने वाला सांचा होता था। उस सांचे से धड़ाधड़ दर्जनों रोटियां काटकर कड़ाहा जैसे बड़े तवे पर सेंकी जाती थी। इस तरह रोटियों को बनाने का सिलसिला घंटों जारी रहता, क्योंकि उस समय जेल में रह रहे कैदियों की संख्या लगभग 2000 थी। इस तरह का खाना बनाने की विधि देखकर मैं चौंक गया। विशेष रूप से पैरों से आटा सानना मुझे बहुत खराब लगा था। छात्र नेता आनंद कुमार के चाचा कृष्णनाथ, जो काशी विद्यापीठ के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे,
वे भी उस समय जेल में बंद थे। हम लोग उनके नेतृत्व में राजनैतिक कैदी का दर्जा देने तथा अलग से भोजन व्यवस्था की मांग करने लगे। लगातार पढ़ने से और बहुत जल्दी जल्दी पढ़ने से गले पर बहुत जोर पड़ता है और कोशिश भी रहती है कि आवाज बुलंद रहे, जिसके चलते खराश ज्यादा होती है। लेकिन फिर भी समाज के लिए ये तकलीफ भी सहेंगे। तो ये सारा प्रसंग बिल्कुल वैसे है कि राजनीतिक कैदी होने का दर्जा दिया जाए और बिल्कुल आपको लगेगा जैसे कि भगत सिंह की मांग हुआ करती थी अंग्रेजों के जमाने में, और यहां पर ये मांग अपने ही लोग अपने ही प्रशासन के से कर रहे हैं। तो कितना डिफरेंस है। हस्तांतरण हो गया सत्ता का, लेकिन व्यवस्था आज भी बिल्कुल वैसे ही काम कर रही है जैसे कि अंग्रेजों के जमाने में। साथ ही पेपर पत्रिका आदि की मांग भी की गई, क्योंकि हम बाहरी दुनिया से एकदम अलग थलग पड़ गए थे। जेल में हमें खाने के लिए पीतल का एक तसला तथा पीतल का ही एक लंबी गिलास मिला। लंबा लिखा होना चाहिए था, मगर यहां मिसप्रिंट होके लंबी लिखा हुआ है। लंबी गिलास मिला हुआ था। अपनी मांगों को मनवाने के लिए कृष्णनाथ जी के नेतृत्व में यह तय किया गया कि आधी रात के बाद सोता पड़ जाने पर हम सभी अपने अपने तसले पर गिलास के प्रहार से तेज आवाज निकालेंगे, ताकि जेल प्रशासन की नींद हराम हो जाए। ऐसा ही हुआ। वह 14-15 अगस्त 1970 की रात थी। हम करीब 50 लोगों ने 2 बजे रात को जोर जोर से तसला बजाना शुरू कर दिया। यह सारा दृश्य मधुलिमय के सामने हो रहा था। रात के उस सन्नाटे में तसलों की टनटनाहट बहुत दूर तक गूंजने लगी। तुरंत ही सारे जेल अधिकारी सभा भवन में दाखिल हो गए और वे तसला बजाना बंद करने के लिए हाथ पैर जोड़ने लगे। परिणाम स्वरूप हमारी सारी मांगे मान ली गईं। दूसरे ही दिन से 2 कैदी हमारा खाना अलग से सभा भवन के सामने पकाने लगे। उस समय हम लगभग 50 कैदियों को राजनीतिक बंदियों का दर्जा मिला हुआ था। तो आखिरकार सफलता हाथ आ गई। सुबह नाश्ते के बाद मधुलिमय विभिन्न राजनीतिक विषयों पर हमें लेक्चर दिया करते थे। इस दौरान उन्होंने एक दिन सन 1917 की रूसी क्रांति पर बहुत अच्छा लेक्चर दिया था। वे बिल्कुल किसी कम्युनिस्ट नेता जैसे बोल रहे थे। एक दिन सारे छात्रों ने मिलकर सभा भवन में कृत्रिम विधानसभा का संचालन भी किया। जिस तरह से विधानसभा या पार्लियामेंट में डिबेट चला करती है, वैसे ही वहां डिबेट हुआ। इस तरह की गतिविधियों से हम अपना मनोरंजन कर लेते थे। इस तरह के डिबेट में आनंद कुमार का अभिनय सबसे अच्छा होता था। जेल में हमें चाय नहीं मिलती थी, जिससे मुझे हरदम सिर दर्द होता रहता था। तो चाय पीने की उन्हें ऐसी बात नहीं है, आदत किस तरह पड़ी इसका भी जिक्र वे पहले के प्रसंगों में कर चुके हैं कि जब वे 9 दिन भूखे रहे तो सुबह शाम सिर्फ एक एक कप चाय से गुजारा उन्होंने किया था। तो धीरे धीरे यही उनकी आदत में शुमार हो गया, और चाय पीने वाले को यदि चाय ना मिले तो बिल्कुल वैसा ही सिरदर्द सा बना रहता है जैसे कि नशा करने वाले को नशा ना मिले। दिन बिताना बड़ा मुश्किल होता था। धीरे धीरे जेल जीवन से मैं तारतम्य बैठाने लगा। जेल में गाजीपुर जिले का यादव नामक एक कैदी था जो किसी की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास भुगत रहा था। वह एक पक्का था। वह गाजीपुर के प्रख्यात कम्युनिस्ट नेता सरयू पांडे अर्थात सांसद का बहुत बड़ा समर्थक था। मेरे बारे में जानकर कि मैं कम्युनिस्ट पार्टी से हूं, वह मुझे बहुत मानने लगा और जेल कैसे चलता है के बारे में वह अनेक रोचक बातें बताता रहता था। जैसे कि सश्रम कारावास भुगत रहे कैदियों को जेल में काम करना पड़ता है, इसीलिए जेल के बड़े अहाते में खेती का भी खूब काम होता था। चौका घाट जेल के अंदर तरह तरह की सब्जियों तथा सरसों की खेती बड़े पैमाने पर की जाती थी। उस पक्का ने मुझे बताया कि जेल की उगाई गई सब्जियां प्रतिदिन जिला प्रशासन के तमाम बड़े अधिकारियों तथा अन्य पुलिस अधिकारियों के घर नियमित रूप से पहुंचाई जाती हैं। उसने यह भी बताया कि जेल में पैदा की गई सरसों का पेरा हुआ तेल बहुत शुद्ध होता है, अतः उसका भी बड़ा हिस्सा सारे अधिकारियों में बंट जाता था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात उसने यह बताई कि कुछ पुलिस अधिकारी अपनी दुश्मनी का बदला लेने के लिए जेल के बाहर खूंखार कैदियों का इस्तेमाल करते हैं। तो इससे पता चलता है कि फिल्मों में यदि इस तरह के प्रसंग दिखाए जाते हैं तो उनमें सच्चाई होती है। शायद इसलिए लिखा जाता है कि किसी के व्यक्तिगत जीवन से इसका कोई संदर्भ हो तो उसके वो क्षमा प्रार्थी हैं।
या कोई लेना देना नहीं है, फिक्शन पर बनी हुई है। लेकिन ये प्रसंग पढ़कर ऐसा नहीं लग रहा है कि फिल्मी कहानियां काल्पनिक कहानियां हुआ करती हैं। इस संदर्भ में बिना नाम लिए एक अधिकारी के बारे में उन्होंने बताया कि उसके गांव में उसकी किसी से दुश्मनी थी, अतः जेल से 2-3 कैदियों को ले जाकर उसके दुश्मन की हत्या करवा दी गई। वे कैदी पुनः रातों रात जेल में वापस आ गए। इस तरह से जेल प्रशासन के काम आने वाले अनेक कैदियों को सजा से छूट मिल जाती थी। जेल में व्यवहार सुधार के नाम पर ऐसा किया जाता था। ये सब सुनकर मैं दंग रह गया, किंतु मेरे लिए वह पक्का बड़े काम का निकला। जेल में कोई भी जेल में कोई भी परेशानी हो मैं तुरंत हल कर देता था। सारी आवश्यकता की चीजें मैं उपलब्ध करवा देता था। उसने मुझे बताया कि जेल अधिकारी जिसको ज्यादा सुविधा देना चाहते हैं उसे जेल अस्पताल में भर्ती करा देते हैं, जहां जेल मैनुअल के अनुसार अंडा, दूध, मांस जैसी चीजें रोज उपलब्ध कराई जाती थी। जेल में मेरे साथ यूथ कांग्रेस के गोपाल त्रिपाठी भी थे। वे मेरे बड़े अच्छे मित्र थे। मैंने जेल अस्पताल वाली बात उनको बता दी। उन्होंने तुरंत कहा, चलकर जेलर से बात करते हैं। जेलर साहब ने तुरंत हमारी बात मान ली और हम दोनों को उन्होंने जेल अस्पताल में भर्ती करा दिया। ये शायद इसलिए फटाफट मान ली गई होगी कि तो सिर्फ 2 ही कैदी हैं जो अपनी बात मनवाने के लिए कह रहे हैं। यदि नहीं इनकी बात मानी जाएगी तो बाद में 50 के 50 कैदियों को जेल से अस्पताल में ना भर्ती करना पड़ जाए। सबसे रोचक बात यह थी कि अस्पताल में हमें सारी खाद्य सामग्री तथा पकाने के लिए कुछ बर्तन और स्टोव आदि सब कुछ उपलब्ध करा दिया गया था। गोपाल त्रिपाठी मेरी ही तरह खाना बनाने में बड़े माहिर थे, अतः अस्पताल प्रवास के करीब 1 सप्ताह खूब अच्छी तरह पकाते खाते रहे हम लोग। इन सब के बदले जेलर साहब की एक ही विनती थी कि जेल से छूटने के बाद हम उनकी बेटी का BHU महिला कॉलेज में एडमिशन करा दे। बाद में हमने वैसा किया भी। जब मैं जेल अस्पताल में था, वह पक्का जेल स्थित एक नाई को दाढ़ी बनाने के लिए बुला लाया था। नाई जब मेरी दाढ़ी में कूची से साबुन लगा रहा था तो वह बोल पड़ा, तंत बड़ा सीधा लगे ले, रे जेल में कैसे आ गई ले। उसे नाई की याद आने पर मुझे एक बुद्धकालीन नाई की याद आ जाती है, जिसने बुद्ध को एक बार भोजन दान के लिए अपने घर निमंत्रित किया था। तो यहां भी बुद्ध को संदर्भों के साथ जोड़ना तुलसी राम जी नहीं भूले। यही इस आत्मकथा की खासियत है। भोजन दान के पहले अपने बेटों के साथ अनेक लोगों से वह सामग्री मांगता और कहता कि बुद्ध को भोजन दान देना है। जाहिर है जब बुद्ध को इस बात का पता चला तो वह नाई उन्हें खिलाने के लिए लोगों से सामग्री इकट्ठा कर रहा है, तो उन्होंने भिक्षुओं को साफ निर्देश दिया कि ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया भोजन दान कभी नहीं स्वीकार करना चाहिए जो भिक्षु या मेरे बहाने सामग्री इकट्ठा करे। जेल अस्पताल में रहते हुए मुझे जेल का सिस्टम कैसे काम करता है कि पूरी जानकारी हासिल हुई। वहां बीमार बहुत कम, माफिया, गुंडों आदि का बोलबाला अधिक था। इस बीच हमारी BHU फाइनल की परीक्षाएं शुरू हो गईं, किंतु हमें जेल से परीक्षा देने से यूपी सरकार ने मना कर दिया। यह खबर बनारस से निकलने वाले आज अखबार में बहुत प्रमुखता के साथ प्रकाशित हो गई। इस खबर में विशेष रूप से मेरे आनंद कुमार तथा गोपाल त्रिपाठी के नामों की चर्चा उल्लेखनीय थी। मेरे पुराने हाई स्कूल के संस्थापक बाबा हरिहर दास को यह खबर कहीं पढ़ने को मिल गई, अतः उन्होंने मेरे पिताजी को किसी के द्वारा यह संदेश भेजा कि मैं बनारस की जेल में बंद हूं। इस खबर के आते ही मेरे गांव में यह बात फैल गई कि मैं किसी डकैती के सिलसिले में जेल में बंद हूं। अतः इस तरह की अफवाह के चलते एक दिन मेरे पिताजी मुझे ढूंढते हुए चौका घाट जेल आ गए। शाम का समय था। जेल में तैनात एक पुलिस वाले ने आकर मुझे बताया कि आपके पिताजी आपसे मिलने आए हैं और वे जेल के बाहर खड़े हैं। यदि मैं चाहता तो जेल अधिकारी पिताजी को मुझसे मिलने के लिए जेल के अंदर बुला लेते, किंतु मैंने स्वयं उनसे मिलने से इनकार कर दिया और वे पुनः गांव लौट गए। तो इससे पता चलता है कि उनके पिताजी के लिए कितनी नाराजगी थी तुलसीराम जी के मन में। वे बचपन में ही, मुर्दैया में ही इस बात का जिक्र करते हैं कि माँ और पिताजी की लड़ाई में जैसे जैसे समय बीतता गया वे अपने पिताजी के विरोधी बनते चले गए और ये विरोध, ये नाराजगी इस तरह भी उनकी कायम थी। काबिले तारीफ है। तो विचारों के कट्टर तो तुलसीराम जी भी कहे जाएंगे। इस घटना के कोई 1 साल बाद बाबा हरिहर दास से बनारस में मेरी अचानक मुलाकात हुई। बाबा अपने स्कूल की साइंस प्रयोगशाला के लिए
भौतिक तुला आदि जैसी सामग्री खरीदने उसी दुकान में आए हुए थे जिसके मालिक के भाई का मैं ट्यूशन करता था। उन्होंने ही मुझे बताया कि जेल में बंद होने वाली खबर का ना जाने कैसे डकैती से जुड़ा रिश्ता ना जाने कैसे डकैती से रिश्ता जुड़ गया। अतः उस पूरे एरिया में लोग मुझे डकैतों के गिरोह में शामिल हुआ मानने लगे थे। मेरे लिए एक विचित्र स्थिति थी। करीब एक हफ्ते बाद मुझे तथा गोपाल त्रिपाठी दोनों को जेल अस्पताल से वापस सभा भवन में भेज दिया गया। वहां बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय के भी कुछ छात्र बंद थे, जिसमें से एक थे R.B. त्रिपाठी। वे टी का चंदन लगाते थे और मुझे जहां भी देखते एकाना एकाना कहकर बुलाने लगते थे। जाहिर है उनका असली निशाना मेरी रोशनी विहीन दाई आंख हुआ करती थी। तो मुर्दैया खत्म होने के बाद मणिकर्णिका में इस तरह का थोड़ा कम ही वर्णन है। स्टार्टिंग में राजवंती चाची के आसपास का जिक्र में प्रसंगों में इस तरह का वर्णन मिलता है। बंगाल में जो एक बंगालन थी जो बिहार के मजदूर की पत्नी थी, वे इनको इस तरह बोला करती थी। तो ऐसा बहुत कम जिक्र है मुर्दैया के बाद। जाहिर है उनका असली निशाना मेरी रोशनी विहीन दाई आंख हुआ करती थी। एक दिन उन्हें ऐसा करते हुए आनंद कुमार ने सुन लिया। आनंद ने तुरंत प्रतिक्रिया स्वरूप त्रिपाठी जी को बहुत डांटा था। जेल जीवन के प्रथम 2 सप्ताह लगभग सामान्य रूप से बीते। इस दौरान 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस तथा कृष्ण जन्माष्टमी जैसा बड़े त्योहार बड़े उल्लास के साथ मनाया गया। वहां अक्सर देखने को मिलता था कि समय समय पर खतरे की घंटी जेल में बज उठती थी। खतरे की घंटी का मतलब होता था एक ही स्वर में घंटी का देर तक बजते रहना। उस पक्का भाई ने हमें पहले ही समझाया था कि जब देर तक घंटी बजती रहे तो इसका मतलब यह है कि किसी न किसी बैरक में कैदियों का विद्रोह या झगड़ा हो गया है। अतः ऐसी स्थिति में पुलिस तुरंत हस्तक्षेप करती थी, प्रायः लाठीचार्ज हो जाया करता था। उसने हमें यह भी निर्देश दिया कि ऐसी घंटी बजते ही हम अपने अपने बैरक में वापस चले जाएं। झगड़ालू कैदियों को जेल अधिकारी सजा स्वरूप तन्हाई में रख देते थे। तन्हाई का मतलब होता था किसी कैदी को साइकिल स्टैंड की तरह बने एक संकरे कमरे में बंद कर देना। कैदियों के विद्रोह के लिए बैरक नंबर 12 बहुत कुख्यात था, क्योंकि उसमें डकैती तथा हत्या के आरोप में सजा प्राप्त खूंखार कैदी रहते थे। पक्का हमें यह भी बताता था कि इन्हीं खूंखार कैदियों का इस्तेमाल जेल अधिकारी प्रायः अनुशासनहीन कैदियों को अनुशासित करने के लिए किया करते थे। उन्हीं दिनों BHU में इंजीनियरिंग कॉलेज के एक छात्र नेता यदुनाथ सिंह चौकाघाट जेल में बंद थे। यदुनाथ सिंह अन्याय के विरुद्ध हमेशा बुलंद आवाज में बोला करते थे। एक दिन उन्होंने जेल में फैली दुर्व्यवस्था के विरुद्ध अपनी बात मनवाने के लिए एक विचित्र तरीका अपना लिया। जेल परिसर में स्थित एक विशाल पुराने नीम के पेड़ पर वे चढ़ गए। वे सबसे ऊपर वाली पुतलुकिया डाल पर बैठ गए और वहीं से अपनी बुलंद आवाज में भाषण देना शुरू कर दिया। रोचक तथ्य यह था कि वे नीम का पेड़ जेल की 4 दीवारी के अंदर बहुत पास में था और बाहर से एक मुख्य सड़क पांडेपुर पिसनहरिया की तरफ जाती थी। अतः उनका भाषण सुनने के लिए ट्रैफिक जाम होने लगा। फलस्वरूप मीलों लंबा जाम लग गया। जेल अधिकारी एकदम परेशान हो गए थे। फिर दर्जनों मुष्टंड कैदी बड़ी बड़ी लाठियों में मिट्टी के तेल से सना कपड़ा बांधकर उसमें आग लगाकर जलती हुई मशाल को लेकर पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। जेल अधिकारियों की यह तरकीब सफल हुई। जलती हुई मशाल जैसे जैसे यदुनाथ सिंह के नजदीक पहुंचती रही, वे वैसे वैसे ही नीचे उतरने लगे। उधर किसी अनहोनी को रोकने के लिए अन्य कैदी पेड़ के नीचे कंबल ताने खड़े थे। इस तरह नजदीक आने पर वे एक तने हुए कंबल पर कूद पड़े। जेल अधिकारियों ने उन्हें तन्हाई में बंद कर दिया। बाद में पता चला कि यदुनाथ सिंह को काफी परेशान किया गया। ये घटना जेल में काफी दिनों तक चर्चा में रही। धीरे धीरे जेल हमें काफी खलने लगी थी। विशेष रूप से हमारी परीक्षा के छूट जाना काफी परेशान कर रहा था। राजनीतिक गतिविधियों तथा अन्य कारणों से मेरा 2 साल पहले ही बर्बाद हो चुका था। यद्यपि मुझे शांति व्यवस्था बनाए रखने वाली धारा के तहत गिरफ्तार किया गया था, किंतु बाद में अन्य आपराधिक धाराएं भी लगा दी गईं। तो किसी भी तरीके से जीवन में चुनौतियां इनके कम नहीं होती, कठिनाइयां कभी खत्म नहीं हुई जीवन में। 2 साल पहले अंग्रेजी हटाओ आंदोलन के दौरान आनंद कुमार के नेतृत्व में कुछ लोहियावादियों ने PTI अर्थात प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अंग्रेजी भाषा वाली टेलीप्रिंटर को तोड़ दिया था। ठीक उसी समय इन्हीं लोगों ने सारनाथ स्थित रेडियो स्टेशन के प्रसारण कक्ष में घुसकर लोहिया जिंदाबाद का नारा भी लगाया था। ऐसी अनेक घटनाओं से संबंधित आपराधिक धाराएं मेरे विरुद्ध लगा दी गईं, जबकि इन
घटनाओं में मेरा कोई संबंध नहीं था। तो 2 साल पुरानी घटना को भी यहां पर कैश किया जा रहा है। तो किस तरह सिस्टम काम करता है या व्यवस्था किस तरह आला अधिकारियों का इस्तेमाल करती है अपने विरुद्ध किसी भी विद्रोह को कुचलने के लिए, कितने अच्छे से संदर्भों सहित यहां पर समझा जा सकता है इस बात को। वैसे मैं सीपीआई में था, किंतु स्थानीय पुलिस मुझे नक्सलवादी समझती थी। इन तमाम घटनाक्रमों के बीच मधुलिमय को बनारस जेल में दिल्ली की तिहाड़ जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। इसकी एक वजह शायद ये भी रही होगी कि बनारस पुलिस इन्हें धमका कर गई थी इनके कैलाश भवन वाले कमरे में, जब इन्होंने चीनी एम्बेसी में खत लिखकर पिस्तौल की भी मांग करी थी। तभी ये बात बोल दी गई थी कि यदि कोई भी गड़बड़ हुई तो पुलिस सबसे पहले आपको पकड़ेगी। तो शायद यहां पर एक वजह यह भी होगी इतने गंभीर आपराधिक धाराएं लगाने के पीछे। मधुलिमय के चले जाने के बाद यद्यपि राजनारायण चौका घाट जेल में ही रहे, किंतु वहां के वातावरण में काफी अंतर देखने को मिला। मधुलिमय मूलतः एक बौद्धिक किस्म के व्यक्ति थे, इसलिए वे हमेशा राजनीतिक चर्चा करते रहते थे। वहीं राजनारायण एकदम लट्ठमार किस्म के व्यक्ति थे। छोटी मोटी समस्याओं को लेकर वे जेल अधिकारियों से लड़ पड़ते थे। जेल में एक राजनारायण चबूतरा काफी चर्चित हो गया था। हुआ यह था कि सभा भवन से थोड़ी दूर पर एक विशाल नीम का पेड़ था। हम सभी अक्सर उस पेड़ के नीचे जमीन पर बैठा करते थे। एक दिन राजनारायण ने जेलर को बुलाकर बहुत बुरी तरह से फटकार लगाते हुए कहा कि उस पेड़ के तने के इर्द गिर्द अविलंब एक चबूतरा बन जाना चाहिए। ऐसा ही हुआ। 24 घंटे के अंदर चबूतरा बनकर तैयार हो गया। उसी चबूतरे पर रोज सुबह 2 कैदी सरसों के तेल से राजनारायण जी की मालिश करते थे। चबूतरे पर बैठकर वे छात्रों को संबोधित भी किया करते थे। इसलिए जेल में उस चबूतरे का नाम राजनारायण चबूतरा पड़ गया था। राजनारायण की राजनीतिक शब्दावली में इंदिरा गांधी का विरोध प्रमुखता के साथ बार बार आता रहता था। वह अक्सर कहा करते थे कि देश से 3 क को हटाना है, अर्थात पहले क से करोड़पति, दूसरे क से कांग्रेस तथा तीसरे क से कम्युनिस्ट को हटाना है। उनकी ऐसी तुकबंदियों से छात्रों का खूब मनोरंजन होता था। कुल मिलाकर मैं लगभग 1 महीना चौका घाट जेल में रहा। इसके बाद बनारस की कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी गिरिजेश राय ने मुझे जमानत पर जेल से रिहा करवा लिया। जेल से आने के बाद मैं अत्यंत चिंतित रहने लगा, जिसका एकमात्र कारण था बीए फाइनल की परीक्षाओं में न बैठ पाना। आगे की शिक्षा में संभावित कठिनाइयों से मैं एक बार फिर घिर गया। फिर भी मैं सक्रिय रूप से राजनैतिक गतिविधियों में हिस्सा लेता रहा। उत्तर प्रदेश के तमाम विश्वविद्यालयों के छात्र नेताओं का सनातन धर्म इंटर कॉलेज वाराणसी में 1 दिवसीय सम्मेलन हुआ, जिसमें निर्णय लिया गया कि सभी विश्वविद्यालयों के छात्र 6 दिसंबर 1970 को लखनऊ में विधानसभा के सामने प्रदर्शन करेंगे। तो यहां भी तारीख 6 दिसंबर इस्तेमाल की गई है। बाबरी मस्जिद को ढाने वाली तारीख भी 6 दिसंबर थी। और बंबई कांड, घुसपैठिए की जो कहानी संग्रह है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का, उसमें इस बात के ऊपर अच्छे से चर्चा की गई है कि 6 दिसंबर को ही ये सारे कार्यक्रम क्यों फिक्स किए जाते हैं, बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर। तो उस एपिसोड को आप चाहें तो सुन सकते हैं। प्लेलिस्ट में घुसपैठिए पर जाएंगे तो वहां सारी वीडियोस खुल जाएंगी और जो लेख कहानी के विषय के साथ ही आपको वीडियो मिल जाएगा। बंबई कांड, उसमें इस चीज के ऊपर आप फोकस करिए कि क्यों 6 दिसंबर को ये सारी घटनाएं या ये सारे कार्यक्रम रखे जाते हैं, उसके पीछे की मंशा जानिए। तो 6 दिसंबर 1970 को लखनऊ में विधानसभा के सामने प्रदर्शन करेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मूल रूप से कम्युनिस्ट तथा लोहियावादी छात्रों ने विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया। मेरे साथ कम्युनिस्ट छात्रों का एक जत्था प्रदर्शन में मौजूद था, जिसमें दीपक मलिक जैसे बड़े नेता भी थे। प्रदर्शन कर रहे सैकड़ों छात्रों के साथ हम सभी गिरफ्तार कर लिए गए। दिन भर महानगर पुलिस थाने में रखने के बाद हमें लखनऊ जेल में भेज दिया गया। जेल में बड़े बड़े कमरों में सोने के लिए चौकी चारपाई की जगह
ईंट सीमेंट से बने चबूतरे थे। देखने में ऐसा लगता था कि हम किसी पुराने कब्रिस्तान में आ गए हों। खाट नुमा इन चबूतरों पर बैठते या लेटते हुए ऐसा प्रतीत होता था कि नीचे कोई मरा हुआ व्यक्ति दफन है। जेल में हमें दो दो कंबल मिले थे, एक बिछाने के लिए तथा एक ओढ़ने के लिए। हम सभी एक कब्र नुमा चबूतरे पर अपने अपने कंबल बिछा ही रहे थे कि अचानक एक लड़का दौड़ता हुआ आया और बताने लगा कि सांसद नेता राज नारायण को चाकू लिए एक छात्र जेल परिसर में खदेड़ रहा है। हम सभी तुरंत कमरों से निकलकर बाहर आ गए। कुछ छात्रों ने चाकूधारी छात्र को पकड़ लिया। उसके बाद उससे पूछा जाने लगा कि वह राज नारायण को चाकू से प्रहार करने के लिए क्यों खदेड़ रहा था। वह छात्र एकदम चुप्पी साध गया। पता चला कि वह वाराणसी के एक इंटर कॉलेज का छात्र था जिसका संबंध लोहियावादी समाजवादी युव जनसभा से था। उस छात्र की चुप्पी से अटकलबाजी का बाजार काफी गर्म हो गया था। स्मरण रहे, राजनारायण विधानसभा के समक्ष हुए प्रदर्शन में हम लोगों के साथ गिरफ्तार हुए थे। चाकू वाली खबर तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिभुवन नारायण सिंह तक पहुंच गई। स्थिति को संभालते हुए उन्होंने अविलंब राजनारायण को जेल से बाहर निकालने का आदेश दे दिया। तो किस तरीके से दुश्मनी निकाली जाती है, अपने विरोधियों का सफाया किया जाता है, इन सब चीजों का आप देख सकते हैं। फिल्मों में भी इस तरह के प्रसंग अमूमन दिखाए ही जाते हैं। आधी रात के बाद राज नारायण जी जेल से बाहर चले गए। मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप हम सभी बंदी छात्रों को भी दूसरे दिन यानी 7 दिसंबर 1970 को लखनऊ जेल से रिहा कर दिया गया। इस तरह मेरे जीवन का एक अत्यंत घटनापूर्ण वर्ष समाप्त हो गया और इसी के साथ समाप्त होता है 5वां उपखंड। अगले एपिसोड में हम इसके 6ठे उपखंड की तरफ बढ़ेंगे और जहां तक मेरा अनुमान है वे खंड भी पहले के खंडों की तरह ही अति महत्वपूर्ण और रोचक जानकारियों और तथ्यों से भरा हुआ होगा। तो आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? एपिसोड थोड़ा सा लंबा हो गया था, लेकिन फिर भी इसे एक ही साथ पढ़ना बेहद जरूरी था। टुकड़ों में पढ़ने से समझना भी मुश्किल हो जाता। तो हमें जरूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। उसके साथ ही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।